से मोशन और रेस्ट के बीच में डिफरेंस होता क्या है, पर आपकी जो 9th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना, बस उतने लेके चल रहे हैं अभी हम। या फिर आपने वो पेंडुलम वाली घड़ी तो देखी होगी, पुराने टाइम पे घरों पर टंगी होती थी, कि जिसका कांटा ऐसे पेंडुलम जो ऐसे ऐसे नाचता रहता है, यानी कि जो टोटल दूरी आपको बता रहा है, जो टोटल दूरी इसने चली है वो आपका डिस्टेंस है। पर आप जो क्वेश्चन ज्यादा करेंगे आपकी यूनिट दी जाएगी मीटर पर सेकंड। कोई भी चीज कितने मीटर चल रही है एक सेकंड में। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। आपने देखो 8th क्लास कवर कर ली है। 8th क्लास तक आपने जैसे साइंस पढ़ी मतलब मिक्स था, उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब थोड़ा मिक्स था। आपने 8th तक तो अच्छे से पढ़ लिया, पर अब 9th क्लास की फिजिक्स आपकी स्टार्ट होगी। एक नई दुनिया चलेगी, एक मजेदार। आप कहते हैं ना कि साइंस के बच्चे हमेशा फैक्ट को लेके चलते हैं, फैक्ट के पीछे चलते हैं, हर चीज का उनको सबूत चाहिए होता है। तो आप भी अब उसी फील्ड में जाने वाले हो। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आज दिल थाम के बैठना, आपको लेक्चर में खूब ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही अमेजिंग सा ये सेशन होने वाला है। यहाँ पे हम कवर करेंगे आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर। वैसे तो आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर वो 8 है, पर आपके टोटल अब सेपरेट बुक्स थोड़ी है, वो तो आप 11th 12th में जब पढ़ोगे तब आपकी सेपरेट हो जाएंगी बुक्स। अभी आपकी 9th में एक ही बुक है, उसका ये चैप्टर 8 और फिजिक्स का ये चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर है आपका मोशन। मोशन यानी कि मूवमेंट, मूवमेंट वही मोशन कि आप थोड़ा हिलो डुलो, थोड़ा सा ऐसे गए, थोड़ा सा आप ऐसे गए, यही आपका मोशन है। ये मतलब बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। यहाँ पे आज आप बस इतना समझ लो कि आज जो चीज आप सीखोगे ना, ये आगे तक बहुत ज्यादा काम आने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ताकि अगर आपको जैसे ये समझ आया ना, तभी जो इसके अगला चैप्टर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमारे न्यूटन बाबा से दिया गया, उनके जो कुछ नियम है उनसे ही लेके पूरा चैप्टर बनाया गया है कि फोर्स और उसके लॉज को पढ़ेंगे हम थोड़ा, जो न्यूटन बाबा ने हमें दिए थे। तो उसके लिए ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी आपको आगे समझ आएगा। बाकी उम्मीद है आप शुरू से एंड तक वीडियो पूरी देखेंगे। आज हम इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके रिवाइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम सर पे है और आप भी कोई रिवीजन के हिसाब से आए हो ना कि जल्दी जल्दी पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाए। तो हम जितना जल्दी हो सके चैप्टर कवर करेंगे, हमारा क्लास 9 का साइंस चैप्टर मोशन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज मोशन और रेस्ट। हमारा आप पुरानी कोई सी भी वीडियो देख लो, चाहे हमने पूरी 10th की सारी साइंस हमारे चैनल पढ़ी हुई, आप जाके पढ़ सकते हो। अभी आप 9th पास करके 10th में जाओगे तब आप वहां से भी सारी वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब कुछ ऐसा है कि हमारा ऐसा फैक्ट चलता है, जब भी हम वीडियो में पढ़ाते हैं ना, तो चैप्टर के नाम से लेके चलते हैं। हमेशा आप कोई भी वीडियो उठा लेना, हमेशा चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। मोशन से स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या होता है, मूवमेंट। मैं चल के ऐसे गया, मूवमेंट हो गई। मैं भाग कर गया, ऐसे मूवमेंट हो गई। मैंने कोई चीज फेंकी, मैंने मानो ये स्टाइलर फेंका, फेंक नहीं सकता, बहुत नुकसान हो जाएगा। मानो मैंने फेंक दिया, इमेजिन करो कि मैंने फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या हुआ, मूवमेंट हुई। कुछ मैंने फोर्स लगाया, इसको फेंकने में जो ताकत लगी, ताकत को ही तो फोर्स कहेंगे। कुछ ऐसे टर्म्स आने वाली है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या पता आपने पहले से पढ़ रखा हो, कि आपकी जो बेसिक क्लासेस होते हैं ना 6th 7th 8th, इन क्लासेस में धीरे धीरे आपकी जो बुक्स है ना, वो इन चीजों को एंटर करवाती है आपकी लाइफ में। आप धीरे धीरे इन चीजों से रिलेट करते हुए चलते हो। पर प्रॉपर इसके ऊपर चैप्टर आपका 9th में आया, क्यों, क्योंकि अब आप आ गए बड़ी क्लासों में। अब 8 तक तो आपने जैसे तैसे कर लिया, अब आप हमारे साथ पढ़ोगे, आपको बहुत मजा आएगा। आपकी जो साइंस है ना, एक नया रूप लगेगा। क्या पता आपको इंटरेस्ट जग जाए हमारे साथ पढ़ते पढ़ते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मोशन और रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, एक चीज, कोई चीज थमी हुई है एक जगह पे, एक गिलास में पानी है, वो एक जगह रुका हुआ है, कुछ नहीं हिल्ला डुल्ला, रेस्ट पे है। मैंने उस पर कोई पत्थर डाल दिया, पानी हिलने लग गया, मोशन में आ गया, वो मोशन में आ गया। अब मानो कि जैसे पतंग तो आपने उड़ाई होगी, पतंग उड़ाते टाइम जैसे आपने ऐसे कहते हैं ना कि सुन कर देते हैं, सुन पे रखी तो काइट ऐसे लगे एक जगह थमी हुई है, उड़ी नहीं रही है, मतलब एक जगह स्टैच्यू हो गई है, हिल भी नहीं रही है। तो वो क्या है, रेस्ट पे है, ऐसा लगता है रेस्ट पे। और जैसे ही आप खींच मारोगे तो बड़ी तेजी में ऊपर जाएगी, जिस एंगल में उसका मुंह होगा उस टाइप वो बड़ी तेजी में मुड़ते जाएगी। वो कैसा है, थोड़ा सा आपने फोर्स लगा, वो मोशन में आ गया। तो ये चीज आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि मोशन में लाने के लिए फोर्स तो जरूरी होता ही है। किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए वो तो आप देखो, मोशन में लाने के लिए फोर्स जरूरी है। आप फोर्स को ज्यादा डीप में जाएंगे तो हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये चैप्टर कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से फोर्स को समझेंगे। आइए स्टेटमेंट में नजर मारते हैं। मोशन, an object is considered to be in motion if it changes its location relative to its surrounding over a given period of time। अब स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे, ये आपको याद तो करनी है क्योंकि एग्जाम में तो आने वाला है। तो अब समझते हैं मोशन एक्चुअली आप कैसे पहचानोगे। अभी मैं ऐसे खड़ा हूं एक जगह पे, अब मैं ऐसे एक जगह पे खड़ा हूं ना, क्या मैं मोशन में हूं, नहीं, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। मैं पैर मेरे एक जगह पे है, मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा, यानी कि मैं मोशन में नहीं हूं,
मैं एक जगह से स्टैचू होकर खड़ा हूं, पर मैं किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, मेरा क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या है मेरा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे कि आप ऐसे समझो कि मेरे रिस्पेक्ट में ये बोर्ड कैसे में है, रेस्ट में। मैं इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, अगर बोर्ड में कोई, जैसे मेरा दोस्त है वीडियो कॉल पे, मैंने उसकी स्क्रीन बोर्ड पे लगा दी, वो मुझे देख रहा है, आइए मैं उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं, और मैं अगर चलने लगूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में मैं चल रहा हूं। तो ये देखा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको बताता है कि किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। अब जैसे कि मैं किसी पेड़ को देख रहा हूं ना, उस पेड़ को देखूंगा तो मेरे को तो दिखेगा एक जगह रुका हुआ रेस्ट पे। पर अगर सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, मून के रिस्पेक्ट में देखा जाए, या फिर अर्थ के बाहर कोई भी ऐसी चीज है जहां से हम देखें, तो या आप सैटेलाइट से किसी से भी देखो, तो वो पेड़ आपको मूव करता दिखेगा। क्यों? कि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है तो उसकी सरफेस रोटेट कर ही रही है, सरफेस पे तो आपका ट्री है ही, तो यानी कि ट्री भी आपका मूव कर रहा है। तो यही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि किसके नजरिए से देखा जा रहा है। आप चांद पे खड़े होकर देख रहे हो, पेड़ हिल रहा है तो मतलब हिल रहा है। आप पेड़ के बगल में खड़े होकर देख रहे हो, हिल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमको बताता है किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपको देखना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, क्या चीज मोशन में है, क्या चीज रेस्ट में है। ऐसे आपका रेस्ट और मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन ऑब्जेक्ट और कोऑर्डिनेट सिस्टम against which we measure against which we measure and compare the position of another object। कंपेयर करा जाता है यहाँ पे। डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, बहुत कम चांस है, बहुत रेयर चांस है। आपकी मोशन की डेफिनेशन भी, तीनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा चांस है कि मोशन की डेफिनेशन आ जाए। या पूछ रहे डिफरेंस रेस्ट और मोशन में। रेस्ट की क्या डेफिनेशन आप पढ़ोगे? सिंपल सी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग। कि कोई चेंज नहीं आ रहा उसकी पोजीशन में, बिल्कुल। एक पेड़ एक जगह मेरे रेफरेंस में है, मैं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, मेरे रिस्पेक्ट में तो वो स्टैचू है एक जगह पे। पर मेरा कोई दोस्त जो चांद पर से देख रहा है, तो उसको तो मूव करता हुआ दिखेगा ना, कॉमन सी बात है, मूव करता हुआ दिखेगा। तो यही था आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होता है, किसी के रेफरेंस में देखे जाना। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे अच्छे से मोशन और रेस्ट के बीच में डिफरेंस होता क्या है। अब यही मोशन जो हमारा चैप्टर था, अब देखो हमने नाम से शुरू करा था, आप आधा कॉन्सेप्ट चैप्टर का आपका क्लियर हो चुका है। कुछ नहीं करना, बस आप सुनो, सुन सुन के आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा इस रैपिड रिवीजन में। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब मोशन देखो दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कुछ, अब इनको आप और सिंपल टर्म्स में और कैसे पढ़ सकते हो? यूनिफॉर्म यानी कि आप कह सकते हो कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि क्वेश्चन में आप सोचो कि मैं तो कांस्टेंट के बारे में पढ़ के गया था, यूनिफॉर्म आ गया, या फिर यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ के गया था, कांस्टेंट टर्म कैसे आ गई, कि कांस्टेंट स्पीड हो गई या यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ये सारी चीजें कैसे? तो दोनों चीज सेम होती है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सेम है। वेरिएबल जो चेंज होती है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी कि जो चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट होती है। तो आइए, अब डेफिनेशन तो आप पढ़ ही लोगे, हम समझाने का काम हमारा है, आप डेफिनेशन पढ़ ही सकते हो, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा नोट पे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए समझते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस होता क्या है एक्चुअली। कांस्टेंट हम कोई टर्म लेके चलते हैं, जैसे कि हमने ले लिया स्पीड। स्पीड कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है? अब आओ देखते हैं। स्पीड या तो आपकी कांस्टेंट होगी या तो आपकी वेरिएबल होगी, इन दो चीजों में से एक चीज हो सकती है। कांस्टेंट जब होगी, कांस्टेंट यानी कि एकदम समानांतर, कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप बाइक चला रहे हो, आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हो, ठीक है। आपकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो आप बाइक चला रहे हो ना, वो चेंज नहीं हो रही, एकदम खाली रोड है, सिंपल रोड है, ज्यादा कोई वो नहीं है, भीड़ भाड़, हल्की फुल्की गाड़ी है, आप सिंपल एकदम नॉर्मल स्पीड पे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले गए। मान लो 10 किलोमीटर है टोटल, आप 10 किलोमीटर सेम स्पीड से चले गए, आपकी स्पीड चेंज नहीं हुई, आपको जो बाइक में मीटर लगा है, स्पीडोमीटर, वो 10 पे था और 10 पे ही रह गया, यानी कि आप कांस्टेंट स्पीड से चले हो। वेरिएबल यानी कि मानो कि अभी जब कांस्टेंट से चले तब तो हल्की फुल्की भीड़ थी, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं थी। वेरिएबल में क्या है, मानो एकदम खाली रोड है, तो क्या करते हैं आजकल जो हमारे टीनेजर हैं, हमारे सारे छोटे बड़े भाई बहन, क्या करते हैं, खाली रोड देखते ही भगाएंगे, बड़ी रफ्तार में भगाएंगे। खाली रोड दिखी, अब देख मैं बनूंगा राइडर, यही बन रहे, ऐसे राइडर बनने लगते हैं। तो वो क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। अचानक से सामने से कोई आ गया रोड क्रॉस करते हुए, कि मानो से बड़ी रफ्तार जा रहा है, सामने कोई डॉग आ गया या फिर कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा है, अचानक ही ब्रेक मारेंगे, स्पीड कम हो गई, चेंज हो रही है स्पीड, कभी बढ़ रही है अचानक से, कभी घट रही है अचानक से। तो यानी कि ये वेरिएबल हो रहा है। मानो कि अब वही 10 किलोमीटर चल रहा है, उसको मिल गई खाली रोड,
खाली रोड में उसने यहां से चलना स्टार्ट करा, बड़ी तेजी से चल रहा है, स्टार्ट उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा, यहां तक पहुंचा, उसने देखा आगे तक रोड एकदम खाली है, यहां तक जैसे ही वो पहुंचा ना, यहां से उसने आगे अपनी स्पीड बढ़ा दी 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर और आगे गया, यहां तक पहुंचा और उसने स्पीड बढ़ा दी 35 किलोमीटर पर आवर बन गई जैसे यहां से। अब डेस्टिनेशन मानो उसकी यहां थी और यहीं पे अचानक से इस रोड पे कोई इंसान क्रॉसिंग करने आ जाए, अचानक से वो ब्रेक मारेगा, यहां से इतनी दूर से वो देखेगा कि कोई क्रॉस कर रहा है, ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारते मारते कहीं यहां जाके रुकेगी, कम हो रही स्पीड, वेरिएबल चेंज हो रही है ना स्पीड। तो यही फर्क था आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। आइए स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म या फिर आपका कांस्टेंट, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि मानो उसने इतनी डिस्टेंस जितने से चली थी, कितने हमने करा था 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इतनी भी वो 10 से चल रहा है, इतनी भी वो 10 से चल रहा है, इतनी भी वो 10 से चल रहा है, पूरी कांस्टेंट वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, टोटल 10 किलोमीटर की जो आपकी डिस्टेंस है। तो यही आपकी स्टेटमेंट बताती है। आइए नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस यानी कि इतनी दूरी उसने अलग स्पीड से चली, इतनी दूरी अलग स्पीड से, और इतनी दूरी अलग स्पीड से, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा। तो ये था आपका कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, या फिर आपका कह सकते हो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कंफ्यूजन नहीं होना, यूनिफॉर्म ही आपका कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म आपका वेरिएबल होता है। नहीं याद होता तो हमें याद कराने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से क्या समझते हो? आपके स्कूल की ड्रेस की यूनिफॉर्म चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, सालों से प्रिंसिपल ने क्या करा है, आलसी है प्रिंसिपल, चेंज नहीं कर रहा है, तो वही यूनिफॉर्म थोड़ी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट जो कभी चेंज ही ना हो। बाकी अब ये चीज कांस्टेंट हो गई तो दूसरी जो बची नॉन यूनिफॉर्म, वो तो वेरिएबल ही होगी। इतना आसान है, बहुत मजेदार से चैप्टर है। आइए आगे चलते हैं। अब आपके जो मोशंस होते हैं उसके भी कुछ टाइप्स होते तो बहुत सारे, पर आपके जो 9th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना, बस उतने लेके चल रहे हैं अभी हम, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। होते तो बहुत सारे आपके, सर्कुलर हो गया, रोटेटरी हो गया, बहुत मतलब बहुत सारे होते हैं। अभी आप हायर क्लास में अगर आप साइंस लोगे ना, तब भी आप हमसे ही पढ़ोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। पर अभी 9th में, तो आइए 9th का ही अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जो एक सिंपल पाथ चल रहा होता है, सिंपल यानी कि जो चेंज नहीं होता। कैसे? पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर, दिस मोशन कैन अकर आइदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अलोंग अ कर्व्ड पाथ। यानी कि ऐसे समझो कि यहां पे कोई खड़ा है, मानो है चिंटू खड़ा है, चिंटू के सामने है ये रोड, ठीक है। अब उसको सिंपल यहां से इधर जाना है, तो अपना चलना स्टार्ट करेगा, चलते 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 यहां पहुंच जाएगा। ये क्या था? उसको एक सिंपल आपका एक ट्रांसलेटरी मोशन था, यानी कि एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है ना, वो हो गया आपका ट्रांसलेटरी। अब मानो यहां से मोड़ आ गया, ऐसे कर्व आ गया, तो क्या करें, सिंपल उसी स्पीड से हल्का सा मुड़ेगा, फिर स्ट्रेट चलना चालू कर देगा, आपका चिंटू यहां पहुंच गया। ये था आपका ट्रांसलेटरी मोशन, या तो सीधे पाथ में या कर्व पाथ में, कैसे भी सिंपली नॉर्मली चलता चल जाए ना, आपका ट्रांसलेटरी होता है, ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एग्जांपल, अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी रोड है, वहां पे कार भाग रही है जूम करके, ऐसे भागते जा रही है जुप करके, वो आपकी ट्रांसलेटरी मोशन होती है। नेक्स्ट है आपका रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन नाम से पता चल रहा है, क्या कंफ्यूजन होगी, नाम से पता चल रहा है रोटेटरी, जो रोटेशन करता हो। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। द पार्टिकल्स of the body describes concentric circles about the axis of rotation। यानी कि जैसे आप डायरेक्ट एग्जांपल ही देखो, ये आप ऐसी समझ आ जाएगा, जैसे आप एग्जांपल देखो, जैसे कि अर्थ की रोटेशन। अर्थ क्या करता है? अर्थ सन के चक्कर, वो आपको जो अर्थ है सन के चक्कर लगाता है। मून क्या करता है? वो अर्थ के चक्कर लगाता है, रोटेशन ही तो कर रहा है, रोटेशनल मोशन ही तो हो रहा है वो। आपने लट्टू लट्टू से तो खेला ही होगा, जैसे आपने लट्टू नचाया, वो क्या करेगा कि एक ही जगह पे नाचना चालू कर देगा। ये आपका लट्टू है, वो ऐसे करके गोल गोल नाच रहा है, गोल गोल नाच रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है वो। अब दो देखो, एक रोटेशन, एक मोशन ये भी आता है, सर्कुलर मोशन। कंफ्यूजन ये रहती है कि रोटेशनल और सर्कुलर दोनों तो सेम से लग रहे हैं, सर्कुलर में भी घूमना होता है, रोटेशनल में भी घूमना होता है, पर डिफरेंस ये रहता है कि रोटेशनल मोशन आपका एक ही पॉइंट पे देखा जाता है। जैसे कि आपका ये अर्थ है, जैसे कि समझते हैं ये आपका अर्थ है, ये आपकी सन है, ठीक है। इस सन के पास ये अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है ना, ऐसे करके गोल गोल चक्कर तो लगा ही रही है, लेकिन अपने पाथ पे भी तो गोल गोल घूम रही है ना। देखो ऐसे करके गोल गोल भी तो घूम रही है अपने पाथ पे अर्थ,
तभी तो आपको जो दिन और रात होती है वो इसी वजह से होती है कि जो फेस सन की तरफ है वहां दिन होगी, जो नहीं है वहां रात होगी। तो ऐसे स्पिन हो गया, अब ये वाला आगे आ गया तो इधर दिन इधर रात हो गई। तो ये अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन को ही आप रोटेटरी मोशन कहोगे। जैसे आपका लट्टू का एग्जाम्पल हमने लिया था, वो अपने एक ही जगह पे रख के गोल घूम रहा है, वो रोटेशनल मोशन है। अब मानो कि मेरे हाथ में कोई धागा है, धागे पे कोई पत्थर बांध रखा है, उसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, उस गोल गोल घुमाने को सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब जैसे अर्थ का एग्जांपल हमने रोटेशन में लिया था कि अपने एक ही एक्सिस पे ये सन है, वो एक ही एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, पर सन के आसपास भी तो घूम रहा है। अब वो जो सन के आसपास घूम रहा है ये आपका सर्कुलर मोशन है, और जो अपनी जगह पे वो घूम रहा है ना ऐसे करके, उस घूमने को आप रोटेशनल मोशन कहोगे। आप उम्मीद है समझ गए हो अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, वाइब्रेटरी मोशन। ये भी कितना सिंपल है, वाइब्रेटरी मोशन नाम से पता चल रहा है, जो वाइब्रेट करता हो। फोन क्या करते हैं आप सोने से पहले वाइब्रेशन पे डाल देते हो ना, कि कहीं किसी दोस्त वोस्त की कॉल आ जाए और मम्मी या पापा उठा ले, फिर तो मार पड़ जाएगी। दोस्त कुछ भी बोल देते फोन उठा के, ये नहीं देखते कौन है, तो आप वाइब्रेशन पे डाल के सोते हो ना, कॉल आई, फोन घर घर करके वाइब्रेट होने लगता है। वही आपका वाइब्रेशन मोशन है, कि कोई भी चीज वाइब्रेट हो लगती है। बहुत, ये तो आपको बहुत आसान सा एग्जांपल हो गया जो आप फोन को लेकर आता है। कोई एक पार्टिकल होता है ना, आपके स्पेस में इतने सारे पार्टिकल्स जो हमें दिखते नहीं, वैसे टॉर्च जलाओ अंधेरे में तो दिखते हैं वैसे, तो वो जो आपके एकदम छोटे बेसिक पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी वाइब्रेट करते रहते हैं। जो आपकी वेवलेंथ होती है, आपने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो सकता है पढ़ा हो, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपके वाइब्रेट करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑक्सीलेट्स बैक एंड फोर्थ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने शॉर्ट वीडियो जैसे आप तो रेगुलर ही देखते रहते, तो सोने से पहले एग्जाम आ गए, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो आपने ये वीडियो देखी होगी कि हाँ, एक फिजिक्स का लॉ को प्रूव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जहां पे कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे उसके पैर लगे, और यहाँ पे धागों से कुछ वेट वाली बॉल्स टांग रखी है, यहाँ से 3-4 बॉल्स ऐसे टांग रखी है। तो क्या होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे खींचूं और छोड़ दूं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके हिट करेगा, यहाँ पे हिट करेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर आके इसको हिट करेगा, फिर ये वाला इधर आएगा। या फिर सिंपल एक ही बॉल हो, ऐसे स्टैंड पे मैं अगर एक ही बॉल टांग दूं, उसको मैं ऐसे खींचूं, तो क्या करेंगे कि ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर को आएगा, फिर इधर को आएगा। या फिर आपने वो पेंडुलम वाली घड़ी तो देखी होगी, पुराने टाइम पे घरों पर टंगी होती थी, कि जिसका कांटा ऐसे पेंडुलम जो ऐसे ऐसे नाचता रहता है। वो क्या कर रहा है, वो अपने एक ही पाथ में आगे पीछे अगर मूव करे कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल अपनी एक ही पोजीशन पे आगे पीछे इधर उधर मूव करे, सेम पाथ में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, वो आपका वाइब्रेटरी मोशन होता है। एग्जाम्पल पेंडुलम, देखो एग्जाम्पल में आपको पेंडुलम ही आ गया, स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ अराउंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि पहले आपका इधर को गया, फिर इधर को आया, फिर इधर हो गया, फिर इधर को आया। आपका पेंडुलम ऐसे तो वर्क करता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए आगे चलते हैं। अब आपकी जो होती है कुछ क्वांटिटीज होती है। अब देखो एकदम नया टर्म आएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आगे जाके साइंस में इंटरेस्ट लेना है ना, तो ये पॉइंट, ये जो आपका टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी जो क्वांटिटीज होती है ना, चाहे वो आपकी डिस्टेंस हो, चाहे वो आपकी स्पीड हो, चाहे वो आपका वेलोसिटी हो, टाइम हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, ये होती है कुछ क्वांटिटीज। दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक तो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, एक तो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कैसे कैसे होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, ये सारी जितनी है फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत सारी हो सकती है। चाहे इंटेंसिटी हो, आपकी जितनी भी सारी चीजें, ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। इनके होते हैं दो टाइप, एक होता है आपका स्केलर, एक होता है आपका वेक्टर। स्केलर क्या होता है, स्केलर वो होता है, देखो क्वांटिटीज क्या करती है ना, दो चीजें लेके चलती है, एक तो होता है डायरेक्शन, एक तो होता है आपका मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन पे डायरेक्शन होती है, जिन पे डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। जैसे कि अब कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, अब उसके सामने से आप हो, आप 9th क्लास की बुक्स पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ने पे आप पे डायरेक्शन भी है कि आपको पढ़ना क्या है, आपकी डायरेक्शन ये है कि आपको 9th की बुक पढ़नी है, और आप जो आपका वो है वैल्यू, वो चीज है आप कितनी मेहनत कर रहे हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जो आपकी वैल्यू है वो हो गई आपकी मैग्नीट्यूड। देखो दोबारा समझो, अच्छे से समझो, एकदम ध्यान से फोकस, इधर पूरा ध्यान, इधर इधर उधर मत देखो, इधर देखो सिर्फ। क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो, आपकी डायरेक्शन है वो बुक, 9th क्लास की बुक। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके 9th की एग्जाम आ रहा है, आप 10th की पढ़ने लग जाओ, 11th की, 12th की पढ़ने लग जाओ, तो आपकी डायरेक्शन होगी गलत, यानी कि आपका डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो वो आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितनी आप मेहनत कर रहे हो, और डायरेक्शन क्या आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो। तो वही सारी चीजें आपकी स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस आता है। स्केलर जो सिंपल आपकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलता है, जैसे कि मैं बोल दूं कि 10 मीटर, 10 मीटर, मेरे पे एक पेपर है, मेरे पे एक रॉड है, मेरे पे एक स्टिक है, मेरे पे ये स्टाइलर है, 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर का है, खत्म बात। कुछ क्या कहा मैंने, बस 10 सेंटीमीटर का स्टाइलर है। कुछ डायरेक्शन बोली मैंने, 10 सेंटीमीटर किधर को है, नॉर्थ की साइड पे है, वेस्ट की साइड पे है, ईस्ट है, साउथ है, किधर के डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन बताई मैंने, नहीं बताई ना। तो ये आपकी होगी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मेरे को ये तो बता दिया कि आपकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू तो बता दी पर डायरेक्शन नहीं बताई आपको। वैल्यू यानी कि आपको मैग्नीट्यूड तो बता दिया पर आपको डायरेक्शन नहीं बता रखी। तो अब अगर आप पे दोनों चीज आ जाए, जैसे वेक्टर क्या होगा जिसपे आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाए। जैसे कि समझते हैं कि एक राहुल नाम का बंदा है, हाँ आपका दोस्त वही क्लास वाला, नहीं है तो बना लो, समझो। एक राहुल नाम का बंदा है, वो भाग रहा है सुबह सुबह, एक पार्क है वहां रनिंग करने गया है। रनिंग करने के लिए ये फुटपाथ है, ये राहुल है, ये भाग रहा है इधर को, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। अब आपकी डायरेक्शन क्या है, ये मानो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आप क्या कह सकते हो, एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि राहुल भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। मैंने बस इतना बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, पर किधर भाग रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि राहुल भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो भाग रहा है, तो मैंने क्या दे दिया, डायरेक्शन भी दे दी। मैग्नीट्यूड क्या है आपका 10, मैग्नीट्यूड और आपको डायरेक्शन दोनों चीज मिल गई, तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आइए अब डेफिनेशन देखते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। स्केलर आर क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दे डू नॉट हैव अ डायरेक्शन। एग्जांपल मास, 10 किलो, 10 किलो की बोरी 10 किलो की है। अब उसमें आप ये भी डायरेक्शन देखो, 10 किलो की बोरी ईस्ट में है, इस क्या मतलब बना इसका, 10 किलो की बोरी 10 किलो की बोरी ही होगी, कोई फर्क नहीं आएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर ठंड हो रही है, अब ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं साउथ में ठंड हो रही है, ईस्ट में ठंड हो रही है, ऐसा थोड़ी होगा कि मैं इस तरफ मुंह कर लूंगा मेरे को ठंड लग रही है, इस तरफ मुंह कर लूंगा गर्मी लग रही है, ऐसा थोड़ी होता है। गर्मी तो आपकी जैसे गर्मी है वैसी होगा। टाइम, टाइम थोड़ी चेंज होगा कि मैं उस कोने में खड़े होकर टाइम देखूंगा या उस कोने में खड़े होकर टाइम देखूंगा। मैं आंख बंद करके कैसे देखूंगा, नॉर्मली मैं फोन में देखूंगा, मैं अपनी वॉल क्लॉक में देखूंगा, मैं अपने हाथ की घड़ी में देखूंगा, टाइम चेंज थोड़ी होगा। ये सारी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। वही आपका वेक्टर, वेक्टर आर क्वांटिटीज which have both magnitude and direction, magnitude and direction both। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अभी हम समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में थोड़ा फर्क होता है। ऐसे जैसे आपका स्पीड और वेलोसिटी में होता है। अब तक आप सोचते तो होंगे कि क्या पता ये सारी चीजें सेम हो, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी स्पीड सेम है, बस नाम चेंज कर दिया, साइंस है। फैक्ट, साइंस के बच्चे होकर फैक्ट जानना जरूरी है, अभी समझेंगे सब। फोर्स, किस डायरेक्शन फोर्स, मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, कहाँ लगाई, किस पे लगाई, यहाँ ब्लॉक रखा है, जैसे स्टाइलर है, यहाँ से एक बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है, अब वो इस तरफ से फोर्स लगा रहा है तो इधर को मूवमेंट होगी ना। मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो डायरेक्शन जरूरी है, किधर को फोर्स लगा रहा हूं, इधर से फोर्स लगाऊं इधर को मूव करेगा। अब मैं अपने आप को फोर्स लगाऊं ताकि मैं चल पाऊं, अब मैं ताकत लगा के चल रहा हूं तो इस तरफ चल पा रहा हूं ना, मेरे को ये जरूरी है डायरेक्शन, किस तरफ मैंने फोर्स लगाई। ऐसे आपका एक्सेलरेशन होता है, आपका मोमेंटम होता है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में फर्क। थ्योरी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे थ्योरी। सबसे पहले समझते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज्यादा जरूरी है। अब मानो कि यह कोई आपका दोस्त है, कोई भी नाम दे दो, आपकी क्लास का कोई भी दोस्त है, चिंटू मिंटू जो नाम है, ऐसा सोचो आप ही हो। ये बंदा खड़ा है ए पे, साइकिल पे, साइकिल लेके खड़ा है ए पॉइंट पे, पेड़ के पास आराम से छांव में आराम कर रहा है, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि अब उसको लगी भूख, टाइम हो गया 1 बज गए, दोपहर के 1 बजे, अब लगी उसको भूख। उसकी मम्मी ने कहा था कि 1 बजे तक घर आ जाना, ये इसका घर, ठीक है। घर पे मम्मी ने बुलाया और फिर इसके दोस्त ने बोला है कि 2 बजे मैं तेरा इस वाले पेड़ के नीचे इंतजार करूंगा। इसका एक दोस्त यहाँ खड़ा है, कहेगा मुझको पेड़ के नीचे 2 बजे तक तेरा इंतजार करूंगा, 1 बज गया है। तो इसको क्या करना है कि अपने घर भी जाना है पहले 1 बजे तक, खाना ना खा के जल्दी से अपने दोस्त के पास भी जाना है। तो ये पहले घर जाएगा, घर जाएगा अपना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, फिर बी पॉइंट से आपको जाएगा सी पॉइंट तक, खाना वाना खाया 2 बजे तक दोस्त के पास पहुंच गया। टोटल कितनी दूरी चला वो, 4 मीटर यहां दे रखा है, 3 मीटर यहां दे रखा है, टोटल दूरी कितना चल गया, पहले वो यहां से इधर गया फिर यहां से इधर गया, टोटल कितनी दूरी चल के गया वो, 4 मीटर प्लस 3 मीटर यानी कि 7 मीटर। यानी कि जो टोटल दूरी आपको बता रहा है, जो टोटल दूरी इसने चली है वो आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना चला है वो, डिस्टेंस आपका चला है 7 मीटर, 7 मीटर ही टोटल वो डिस्टेंस चल के गया है। अब चिंटू उससे पूछे कि ये जो आपका दोस्त है या फिर आप ही हो, उससे ये बंदा खड़ा है ना चिंटू, ये पूछे कि भाई
तू 1 बजे जब कहीं कहीं भी था, यहां मान लो ए पॉइंट पे था, तो वहां से यहां तक कितनी दूरी चल के आया, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई तेरी उस पॉइंट से लेके यहां तक, तू कितना ज्यादा ट्रेवल करके आया। तो टोटल आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा कि उस पॉइंट जहां पे वो था इनिशियल टाइम पे, फाइनल टाइम पे कहां था, उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो टोटल जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई वो उसका दोस्त पूछा है, तो कहेगा कि भाई मैं तो 5 मीटर की दूरी से आया हूं। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुई ना मेरी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में, वो हुई है 5 मीटर की। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। कितनी की हुई है, 5 मीटर की। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जो दूरी वो चल के जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट वो इनिशियली जहां पे था और फाइनली जहां पे था, उन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ 5 मीटर का था, तो वो आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट। अब आओ थ्योरी पे नजर मारते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज जा रही है मूव करके, उसका टोटल जो एक्चुअल डिस्टेंस चला है वो आपका डिस्टेंस हो गया। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी देखो मैंने बताया था ना, हर जगह ये स्केलर वेक्टर आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्यों है, अब इसमें डायरेक्शन थोड़ी थी, इसको घर जाना था, घर से वहां पहुंचना था, फर्क थोड़ी पड़ता है। इसको डिस्टेंस में आपका डिपेंड नहीं करता, अब डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। अब मानो कि पहले आप यहां खड़े हो, आप इस पॉइंट से चल के गए हो इस पॉइंट तक, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पे आ गए हो, अब इस पॉइंट से आप वापस यू टर्न लेकर इस पॉइंट पे आके खड़े हो गए हो। आप पहले इधर गए हो, फिर इधर आके खड़े हो गए हो। डिस्टेंस कितना चले, मानो कि 10 मीटर की दूरी ये थी, 12 मीटर की दूरी ये थी, तो टोटल आपने डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस यानी कि 10 + 12 कितने हो गए, 22 मीटर की आपकी दूरी टोटल चल के गए हो, टोटल डिस्टेंस। अब इसमें मैंने ये पूछा कि मैं इधर गया था फिर इधर गया था, कोई डायरेक्शन कुछ पूछा मैंने कि मैं किधर गया था, कहां से गया, मैं गया हूं यहां से यहां आने में मैं 10-12 गलियों से घूम के गया हूं, दोस्तों से मिल के गया हूं, यहाँ रास्ते में कोई दोस्त मिल गया था उससे रुका हूं, थोड़ी देर मिला हूं, बात कर रहा हूं। वो सब डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती, टोटल दूरी चले गया है वो डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, अब आप ये नहीं कहोगे डिस्प्लेसमेंट पहले 10 यहाँ गया है फिर यहां से यहाँ है 12 तो 22 हो गई डिस्प्लेसमेंट, नहीं। इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है उसका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, ये है इसका फाइनल पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो आपका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली कहां था, फाइनली कहां पे है। अगर ये पूरा 12 है यहां से लेके यहां तक और इतना है 10, तो इतना कितना होगा, ये आपका 2 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी की हुई, डिस्प्लेसमेंट आपकी 2 मीटर की हुई यहाँ से, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, कि पहले आप अगर इधर को जा रहे हो तो मान लो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा, आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव 10 डायरेक्शन है, आप उधर की डायरेक्शन ले ली पॉजिटिव, पॉजिटिव 10 मीटर इधर गए, अब आप वापस आ रहे हो, डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो गई, तो यानी कि माइनस का 12 मीटर की आएगी। अब डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो गई तो आपकी क्या होगी, नेगेटिव आ गई, डायरेक्शन आ गया ना, डायरेक्शन यानी कि साइन दिखा दिया आपको कि मैं उल्टी डायरेक्शन चल रहा हूं, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो इससे पता चलेगा -2 यानी कि पॉजिटिव अगर इस डायरेक्शन में था तो नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा, -2 यानी कि इस डायरेक्शन में 2 मीटर की दूरी पे उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये था आपका टोटल। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। अब कैसे जीरो कैसे होगा, वो कहीं गया ही नहीं, खड़ा ही एक जगह, मन ही नहीं कर रहा उसको जाने का, आलसी है। अब पॉजिटिव हमेशा ही होगी, क्यों, क्योंकि अब उस डायरेक्शन जरूरी थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूरी थी तभी हमारे साइन पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहे थे। डिस्टेंस में क्या है, 10 + 12 सिंपल, खत्म, कितनी दूरी चला है, खत्म, बस इतनी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी दूरी चला है वो, कितनी दूरी, शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी है इसकी, ये इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी, कि कोई भी बॉडी मूव करी उसके इनिशियल और फाइनल की कितनी दूरी है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तभी ये इधर अगर पॉजिटिव लिया है तो इधर नेगेटिव लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि नेगेटिव साइन आएगा अगर अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हो तो। थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलो सर इतनी बात समझ आ गई, अब सर अब डाउट आ रहे, अब डाउट का टाइम है कि पॉजिटिव आपने समझा दिया कि पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव आपने समझा दिया कि अगर इधर चल रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव लेके तो इधर नेगेटिव लेके चलेगा, ये चीज आपने बता दी, इतना समझ। जीरो कैसे हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव आपने समझा दिया, जीरो कैसे हो सकता है ये तो बताओ। जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता। और ये चीज भी समझाएंगे आप अच्छे से, जैसे कि एक सर्कुलर ट्रैक है, अब जैसे कि एक सर्कुलर ट्रैक है,
अब चिंटू को हमने यहां भेज दिया, चिंटू को गोरा कर देते हैं। चिंटू यहां खड़ा है, रनिंग कर रहा है इस डायरेक्शन में। क्या करता है, 10 सेकंड बाद वो ऐसे 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 ट्रेवल करते 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 इधर आके रुक गया। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। अब अगर मैं बोलूं कि इसकी टोटल जो पूरा ट्रैक है ना, ये आपका 25 मीटर लंबा ट्रैक है पूरा। ये जो इसकी लेंथ है ना टोटल, वो 25 मीटर लंबी है। अब मैं पूछूं कि आपकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करा है, यानी कि टोटल क्या बात है, 25 मीटर का था, तो डिस्टेंस उसने 25 मीटर कवर करा है ना, 25 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर करी। चलो ठीक है, पॉजिटिव आया जी सर, पॉजिटिव तो आया ही है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफरेंस कि इनिशियल और फाइनल। अब देखो इनिशियल भी यही था, फाइनल भी यही था, कोई फर्क आया, वो पहले भी यही खड़ा था, 10 सेकंड बाद भी यही खड़ा था, 20 सेकंड बाद भी वापस एक और चक्कर लगाकर आ गया, अब भी यही खड़ा है। कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं हुई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ऐसे आती है कि आपके कोई जो ये नहीं देखा जाए कि वो कहाँ गया, कहाँ आया, कहाँ से आया कहाँ गया। अब जैसे आप स्कूल के लिए निकलते हो, घर से निकले, घर से निकल के जाओगे स्कूल, जाओगे स्कूल से आधे टाइम, अब डायरेक्ट घर नहीं आओगे। अब घर आने से पहले मानो कि ये आपका स्कूल है, इधर समझो कि ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है। आप यहां से स्कूल के लिए गए, छुट्टी हुई, यहां से निकले, एक दोस्त से यहां मिले, फिर और घूमे, फिर ऐसे करते घूमते फिरते इधर उधर खूब घूमे, तब जाके घर पहुंचे। इतना चक्कर मारने के बाद आप घर पहुंचे। क्या हुई डिस्टेंस कि आप पहले स्कूल गए और टोटल जो दूरी आपने चली वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो हो गई, क्योंकि आप इनिशियल भी घर पे थे, फाइनली भी आप घर पे ही हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। ऐसे आपको फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे से, उम्मीद आपको समझ आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आइए आगे चलते हैं। अब जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा, रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाके कमेंट डालो, अपने डाउट टाइम स्टैम्प डालो, कमेंट में डालो कि सर ये डाउट है, दोबारा समझाएंगे। आइए पढ़ते हैं हमारा स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, जैसे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क क्या था, डिस्टेंस हमारा स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर था। सेम चीज आपका स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड क्या है आपकी, स्केलर है, वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर है। कैसे याद करेंगे सर, स्पीड में एस आ रहा है, स्केलर, वेलोसिटी में वी आ रहा है, वेक्टर, सिंपल, खत्म, बहुत आसान है। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अब सर जैसे हमारी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती थी, तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हाँ हाँ जी, पॉजिटिव ही रहेगी। कि मानो अब मैं ऐसे भागते हुए जा रहा हूँ, मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, मेरे सामने कोई अचानक से आ गया, मैं भागते भागते अचानक से ब्रेक मारूंगा। अब ब्रेक मारते टाइम पे मेरी स्पीड कम हो रही है, उस टाइम पे मानो 20 थी पहले, अब हो गई 10, कम हो रही तब हो गई 10, तो 10 तो है ही है, पॉजिटिव है वाली, है ना 10। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब हो सकती है, सब मतलब सब हो सकती है कि आपकी पॉजिटिव। अब सर ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात आ गई कि स्पीड तो आपको चलो समझा आता है पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी तो एक हमारी गति है, एक मूवमेंट का, मोशन का जो क्या है, रेट है, जो जिस वो स्पीड से चल रहा है, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें ये मत सोचना कि पहले मैं इधर जा रहा था तो पॉजिटिव लूंगा, इधर जाऊंगा तो नेगेटिव ले लूंगा वेलोसिटी, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात है। वेलोसिटी में अगर आप बढ़ रहे हो, आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तेज चल रहे हो, बढ़ रही स्पीड, तो यानी कि आपकी पॉजिटिव, आप रुक रहे हो तो नेगेटिव। समझते हैं, स्पीड इज सिंपली, स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, किस स्पीड से चल रहे हो, बस इतना सिंपल है। दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे जुप करके भागते हुए जा रही है आगे, सिंपल, स्पीड खत्म। स्पीड बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए इस पॉइंट पे। मेन वेलोसिटी पे चलते हैं। वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। अब इस वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूं, मैं साउथ डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूं, डायरेक्शन मिल गई ना, तो यही आपकी वेलोसिटी है। दिस कार इज ट्रेवलिंग, देखो सेम चीज है, यहां क्या था, दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यहां क्या है, दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट, डायरेक्शन दे दी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या आपकी वेलोसिटी है। समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, समझ तो आप अच्छे से गई हो। स्पीड इज रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल और कवर्स अ डिस्टेंस। अब ये चीज समझो कि रेट क्या होता है। रेट अभी आपका होता नहीं कि आप बिस्किट का पैकेट लाओ, 5 रुपए का रेट लिखा उस पे, ये रेट वो रेट नहीं, फिजिक्स है ये, थोड़ा मजा लेते हुए चलेंगे आराम से। रेट क्या होता है,
रेट होता है टाइम। इतनी चीजें देखो, टाइम, कोई भी चीज आप इतने टाइम में कर रहे हो, दिन में आप 2 घंटे सिर्फ स्टडी कर रहे हो, क्यों? अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, पेपर आने वाले हैं, 2 की जगह 6 घंटे 8 घंटे स्टडी कर रहे हो, 8 8 घंटे स्टडी कर रहे हो, ज्यादा ज्यादा स्टडी कर रहे हो, वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है ना, वो रेफरेंस आपका टाइम है। तो वही चीज आपका होता है रेट। अब मैं पूछूं कि आपने गाड़ी चलाई, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 1 घंटे में पहुंच गए, 10 किलोमीटर आपने 1 घंटे में कवर करा, तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर, टाइम 1 यूनिट में अगर लूं, मैं सिर्फ आर में देखा जाऊं, तो हमारी जो स्पीड हो गई वो हो गई 10 किलोमीटर पर आर, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर आर यानी कि 1 घंटे में। अब मैं बोलूं कि एक की जगह 10 किलोमीटर वो 2 घंटे में जा रहा है, 2 घंटे में जा रहा है, तो ये रेट आपको जो टाइम है ना, इस टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो यही आपका रेट होता है किसी भी चीज को, टाइम के रेट ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ आपका जो रेट ऑफ एनी डिस्टेंस कवर होता है वो आपकी स्पीड होती है। ऐसे ही आपका, अब मैं मानूं कि पर यूनिट टाइम में देखूं, तो मैं अगर इसको कट कर दूं ऐसे, तो 2 1 2 और 2 5 10, ऐसे कर गया, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया ना 1 यूनिट टाइम, तो यही आपका रेट होता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, it indicates how fast an object moves from one point to another without considering the direction of travel। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, बहुत बेसिक सी यूनिट होती है। वैसे कमर्शियल यूनिट आपकी जो होती है ना, वो हमेशा किलोमीटर पर आवर होती है, क्यों? क्योंकि गाड़ियों की जो स्पीड स्पीड तो गाड़ियों की देखी जाती है ज्यादातर किलोमीटर पर आवर में देखी जाती है, कमर्शियल यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर है। पर आप जो क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, आपकी यूनिट दी जाएगी मीटर पर सेकंड, कोई भी चीज कितने मीटर चल रही है 1 सेकंड में। कैसी यूनिट बनी? फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ऐसे बना के स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, खत्म। ऐसे आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आइए पहले इसकी थ्योरी पे नजर मारते हैं। वेलोसिटी इज द रेट एट विच, देखो रेट आ गया, रेट एट विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ कंसाइडरिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, कि किस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम था। वेलोसिटी क्या होगा? कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कितनी वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है उसका, तो डेल्टा, ये होता है आपका डेल्टा, जो आपको ट्रायंगल से दिखाया जाता है, ये होता है आपका डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब डेल्टा एक्स का क्या मतलब हुआ? डेल्टा एक्स का मतलब, एक्स यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, दूरी दिखा रहा है, तो यानी कि फाइनल पॉइंट की दूरी माइनस इनिशियल पॉइंट की दूरी, ये बस ये फर्क आता है। तो ये आपका ऐसे डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी यानी कि आपका टाइम जो आपका फाइनली था माइनस टाइम जो इनिशियली था। इनिशियली क्या आप शुरू करो तो टाइम तो 0 लेकर चलोगे, आप 10 सेकंड बाद कहीं पहुंचे तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 0, ऐसे करके आपका टाइम आ गया। क्या होती है वेलोसिटी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम। तो ये था आपका स्पीड और वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। आइए चलिए अब चलते हैं, जब हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, वेरिएबल ये सब पढ़ा था, अब ये स्पीड और वेलोसिटी से रिलेट करते हैं। कांस्टेंट स्पीड या फिर आपकी यूनिफॉर्मल स्पीड क्या होती है? Uniform speed refers to a situation where an object moves with a constant magnitude of speed, constant magnitude of speed। अच्छा, अब ये चीज आप एक चीज और देखो कि जैसे मैंने यहां लिखा स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये इसका मैग्नीट्यूड, ये जो 50 है ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसी भी रहे, मूव्स विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, सेम गति चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, चलते जा रहा है। दिन बीत गया, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, पेट्रोल चलती गाड़ी में बदल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, कोई भी सामने आ जाए मोड़ के निकल जाएगा, पर स्पीड नहीं बदलनी चाहिए, वो हो गया आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बदल लिया, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल और वाइस वर्सा। वही चीज है कि मैं 10 मीटर अलग स्पीड से चल रहा हूं, अगले 10 मीटर अलग स्पीड से चल रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। वेलोसिटी में क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद बोथ कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर मैं ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा हूं ना, मैं ईस्ट में ही चलूंगा, कुछ भी आ जाए, सामने दीवार आ जाए, दीवार तोड़ के पार करके जाऊंगा, पर मैं डायरेक्शन नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए। जैसे मेरे सामने दीवार है, मैंने ऐसे डायरेक्शन मोड़ी, अपनी डायरेक्शन मोड़ते ही डायरेक्शन आ गया, डायरेक्शन खेल आ गया, तो वो हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म
अब डायरेक्शन मोड़ लूंगा, अब मैं अगर ऐसे चलते चलते मोड़ूंगा तो कुछ स्पीड भी तो बदलेगी, स्पीड बदली तो कांस्टेंट नहीं रह गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस इन ईदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या फिर बोथ। क्यों, डायरेक्शन भी बदल रहा है, स्पीड भी बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। बहुत पूरा समझा चुके हैं, बस कॉन्सेप्ट की थ्योरी है ये, आप लिख लो, पॉज कर लो, लिख लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, हाँ वही जो आप गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, जिसको ऐसे आप उसका कान ऐंठते हो ना, भागती हुई गाड़ी जाती है आगे बढ़ती है, जो राइडर बनते हो ना, वो एक्सेलरेशन वही है, वो उसका काम, उसको एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, जैसे आप उसका कान ऐंठ रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन का क्या काम होता है, स्पीड बढ़ाना, स्पीड को इंक्रीज करना, और डिक्रीज भी कर सकता है, वो तो आप ब्रेक मार रहे हो जब तो डिक्रीज हो रही है, वो तो आपकी रिटार्डेशन हो गई, अभी आप पढ़ेंगे। पर एक्सेलरेशन की क्या होता है, स्पीड में चेंज लाना, कोई भी स्पीड चेंज कैसे हो रही है। अब मैं सिंपल कोई वेलोसिटी से चल रहा हूँ, चलती चलती मैंने गाड़ी के अपने एक्सेलेटर खींच दिया, तो यानी कि और एक्सेलरेट हो गया, स्पीड बढ़ गई, तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, स्पीड को चेंज करना। एक्सेलरेशन इज द रेट, रेट आ गया देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में, जब टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है ना, तो रेट वर्ड डेफिनेशन में इंक्लूड होता ही है। रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना, वो आपका एक्सेलरेशन होता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी भी यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों आया, वेलोसिटी की क्या होती है, देखो आपकी फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपन में टाइम है, वेलोसिटी की यूनिट आपकी होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी, सेकंड। तो ये दोनों जब ऐसे आएंगे तो ये होगा मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आया सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे बनती है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपने बड़ी स्पीड से भगा रहे हो, भगाते भगाते अचानक सामने से गाय आ गई, कोई भी आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया, ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया, आपने हेलमेट भी नहीं पहना है, क्या करोगे, ब्रेक मारोगे, घुमाओगे जैसे जैसे गाड़ी, तो पहले ब्रेक मारो ना, ब्रेक मार रहे हो, गाड़ी रुक रही है, गाड़ी रुक रही है, स्पीड कम हो रही है, जब ये नेगेटिव जाने लग गई ना, नेगेटिव यानी कि कम होना, बताया था ना कि एक्सेलरेशन कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग और द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। समझ आ गया, चले आगे, चलिए थोड़ा सा बचा है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन स्टार्टिंग में ही बता दिया, रोटेटरी जो अपने ही पाथ पे रोटेट कर रहा है, सर्कुलर जो अपने पाथ पे नहीं कर रहा, मतलब करे ना करे डिपेंड नहीं करता, पर एक पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, चाहे आपका अर्थ हो सन के रिस्पेक्ट में उसके अराउंड घूम रहा है, चाहे आपने धागे में कोई पत्थर बांध के घुमाओ वो भी तो घूम रहा है, आपके ये सेंटर पॉइंट हो गया जहां से धागा पकड़ा है उसके अराउंड घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ लाइक अ बॉल on a string or a planet around the sun where its direction of velocity constantly changes even if its speed is constant, या फिर changing डिपेंड नहीं करता स्पीड पे कि चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। वैसे ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से देखना, इतना समझो कि आपने ये चीज देखी कि आप जब भी कोई धागे पे कोई चीज बांध के घुमाते हो, तो जब आप ऊपर की डायरेक्शन में वो चीज आ रही होती है ना, जैसे मैंने ऐसे घुमाई ऊपर की डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे स्पीड हो जाती है उसकी बहुत कम, और जैसे वो नीचे आ रही होती है ना तो स्पीड हो जाती है ज्यादा। तो ज्यादा स्पीड और ऐसे कम स्पीड कांस्टेंट तो नहीं रहती, चेंज होती रहती है। तो यही सारे टॉपिक था आपका, ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका सर्कुलर मोशन को लेके। एग्जांपल इतने सारे लिख रखे हैं कि सन प्लैनेट्स, पढ़ सकते हो आप आराम से। आइए आगे चलते हैं। अब आता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी इनकी जो इक्वेशंस है ना काफी ज्यादा, जो आपके न्यूमेरिकल्स अगर इस चैप्टर से बने तो इससे ही आएंगे, मेरे से लिख के ले लो, इन्हीं से आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो आइए इनके भी डेरिवेशन देखते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी डेरिवेशन आपकी, इसकी ग्राफिकली डेरिवेशन जो है वो रिमूव हो चुकी है, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब जो थ्योरिकल डेरिवेशन है वो तो हम देखेंगे, पहले थ्योरी रीड करते हैं फिर डेरिवेशन पे ध्यान देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, दिस इक्वेशन रिलेट्स, क्या रिलेट्स करती है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपकी होती है v, इनिशियल वेलोसिटी आपकी देती है u। कैसे याद रखोगे, इनिशियल जो पहली चीज आती है, फाइनल जो बाद में आती है, तो इनिशियली u फाइनली v। एक्सेलरेशन a होता है आपका, और टाइम, टाइम तो सिंपल सी बात है t होता है। इन चारों टर्म्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, v इक्वल्स में u प्लस at। आओ इसको डेरिवेट करते हैं। आपको जो एक्सेलरेशन था,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन रहा था? एक्सेलरेशन था आपका चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेट करने के बाद, स्पीड कितनी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपकी फाइनल क्या स्पीड थी माइनस इनिशियल क्या स्पीड थी डिवाइड में टाइम, बस इतना, खत्म। इतनी छोटी सी डेरिवेशन है इस पहली क्वेश्चन की कि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहां से आपका आ जाएगा ए टी इक्वल्स टू में वी प्लस वी माइनस का यू, यू इधर आएगा तो आपकी बन जाएगी v इक्वल्स में u प्लस ए टी। ये आपकी बनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करके, बहुत सिंपल है। अब आप अगर इतना आपको समझ आया ना, बाकी दो भी हम आसानी से कर लेंगे समझ के। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? दिस इक्वेशन रिलेट्स क्या डिस्प्लेसमेंट, आपका जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस को आप डी से रिलेट करोगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट करा जाता है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको स्मॉल एस से डिनोट करा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू, टाइम टी, और आपका एक्सेलरेशन यानी कि ए, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका देता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है इक्वेशन? एस इक्वल्स में यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है यूटी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए इसको ड्राइव करते हैं। आइए इसको ड्राइव करते हैं। अब हमको क्या करना है कि बस इतनी चीज, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने यहां ड्राइव कर ली थी। हमको या इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज वेलोसिटी आपकी होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये आपका इतना फॉर्मूला होता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। आइए अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी? किसी भी चीज का एवरेज कैसे करते हैं? उन दोनों का सम करके जितनी टोटल चीजें उससे डिवाइड कर देते हैं। दो स्पीड है, एक हम पे v है प्लस एक हम पे u है। एवरेज कैसे निकला है? दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया 2 से। इक्वल्स टू में क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की क्या है यूनिट वैल्यू आपकी है s, स्मॉल s, डिवाइड में आपका टाइम। अब आपका जो एवरेज वेलोसिटी हमने लिख दिया ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहां से हमको क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे v की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा u प्लस ए टी, फिर ये प्लस का ये वाला u आ गया, डिवाइड है आपका है 2 बराबर में s अपॉन में t, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2u प्लस ए टी डिवाइड में आपका 2। अब ये वाला t इधर आ जाएगा प्रोडक्ट में, ये वाला t आया प्रोडक्ट में, बराबर में आपका यहाँ बचा s। यहां से आपकी s की वैल्यू क्या आएगी? t को जब प्रोडक्ट के बाद अंदर भेजेंगे तो 2ut हो जाएगा। ये देखो जब 2u की मल्टीप्लाई t से होगी 2ut हो गया, प्लस at की t से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा at का स्क्वायर, डिवाइड में है आपका 2। और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 2 को क्या करते हैं कि यहां से हम सेपरेट करके लिख देते हैं। 2 को जब सेपरेट करके लिखेंगे तो इसके नीचे 2 अलग कर दिया, इसके नीचे 2 अलग लिख दिया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां से बनेगा आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन मोशन जो हमने ड्राइव करी, ये रही एस इक्वेशन में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? दिस इक्वेशन रिलेट्स फाइनल वेलोसिटी यानी कि आपका v, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आपका u, एक्सेलरेशन यानी कि a, और आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपका s। इन चार टर्म्स को आपके रिलेट करते ही क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आइए अब ड्राइव करते हैं। इधर अब नजर रखना कि यहां से सबसे क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से ही हम इसको ड्राइव करेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी? v इक्वल्स टू में u प्लस ए टी, ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपल इतना काम करो कि आपका जो ये t है ना, ये वाला t, इस वाले t की वैल्यू लो और इधर इस वाले t में पुट कर दो। ये इसमें पहले मैं u को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर में a इंटू में आपका t था, t की वैल्यू क्या आएगी? t की वैल्यू मैं यहां से देखो इसको यहां निकालता हूं, t की वैल्यू यहां लिख देता हूं,
v प्लस यू बाय टू है, v प्लस यू बाय टू बराबर में s बाय टी है। t की वैल्यू मेरे को चाहिए तो मैं t को इधर भेज देता हूं और v प्लस यू को इधर भेज देता हूं, तो t बाय टू बराबर में s बाय v प्लस यू। अब क्या करता हूं कि 2 को भी उधर भेज देता हूं, तो t की वैल्यू आ गई 2s डिवाइड में v प्लस यू। ये आपकी t की वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को मैं इस t में पुट करता हूं। t में क्या रखना है मेरे को, यहां से 2s डिवाइड में v प्लस यू, तो इनटू में 2s डिवाइड में v प्लस यू। अब क्या करता हूं कि इस v प्लस यू को इधर भेज देता हूं मल्टीप्लाई में, तो यहां पे हो गया आपका v माइनस का u, प्रोडक्ट में है आपका v प्लस यू बराबर में 2 और a और s की मल्टीप्लाई होगी 2as हो जाएगा। अब ये क्या टर्म बन रही है आपकी, v माइनस यू v प्लस यू, a प्लस b a माइनस सी क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v और u से क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर में 2as। यही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो चुकी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2as। ये आती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ड्राइव कर दी है। लिखना है आपको, लिखना आप एक बार चाहे यहां नोट कर सकते हैं पॉज करके। आइए अब आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आ चुका है ग्राफ्स। ग्राफ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यूज में ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं ग्राफ्स को लेके। आइए समझते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ है बस उतने ही हम देखते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा वो तो एग्जाम में आप थ्योरी से ही आएगा, थ्योरी जितने है कुछ भी पूछ सकता है। तो मोशन आपके एक तो यूनिफॉर्म, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ रिलेट करेंगे, आपको वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी, टाइम भी कांस्टेंट, टाइम का कोई स्पीड बढ़ती है आज ऐसे बढ़ रहा है कि 1 2 3 4 5 फिर 6 7 ऐसे टाइम बढ़ेगा। टाइम सिंपल अपना जैसे चलता चलेगा, तो टाइम तो आपको कांस्टेंट है ही, और स्पीड भी जब आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड को कांस्टेंट हो, डिस्टेंस टाइम दोबारा देखते हैं, डिस्टेंस टाइम में टाइम तो आपका सिंपली कांस्टेंट होकर चल रहा है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, कि से जो स्पीड चल रही है तो डिस्टेंस कांस्टेंटली ही कवर हो रहा है। कि मैंने 10 सेकंड बाद 10 मीटर कवर करा, मैं अगले 10 सेकंड बाद अगले 10 मीटर कवर करूंगा, अगले 10 सेकंड में अगला 10 मीटर, तो डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट है। उन दोनों का एक सिंपल ग्राफ बनता है, एक सिंपल स्लोप बनता है जो ऐसे सिंपल चलता है एकदम सेंट्राइज होकर। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं यानी कि डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर मैं टाइम उसी स्पीड से चल रहा है, टाइम तो ऐसे ही चल रहा है, सिंपली टाइम तो ऐसे सिंपल चलने की कोशिश कर रहा है, पर डिस्टेंस क्या करेगी कि डिस्टेंस बड़ी तेजी में ग्रो करेगी, तो जिस वजह से ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब आपकी है सिंपल कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपकी जो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है, यानी कि कोई चेंज आ ही रहा, वेलोसिटी आपकी सिंपल बढ़ रही है, कांस्टेंट है वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम तो आपको बढ़ता जा ही रहा है, तो सिंपली जैसे बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ता जा रहा है। पर वहीं अगर आपको वेलोसिटी में एक्सेलरेशन खेल जाए कि आप वेलोसिटी से चल लो, वेलोसिटी चेंज कब होती है, नॉन यूनिफॉर्म कब होगी, जब वहां पे एक्सेलरेशन इंटरप्ट करेगा, इंटरप्ट कर रहा है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, कि अगर एक सेकंड बाद वो कुछ स्पीड बढ़ा रहा है तो अगले एक सेकंड में भी उतनी ही कुछ बढ़ाएगा, ज्यादा ये नहीं कि अभी कम बढ़ा रहा है बाद में ज्यादा बढ़ाएगा। तो अब वो अगर आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ऐसे अप साइड आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर आपका रिटार्डेशन है तो डाउन साइड आएगा। तो ये था आपका वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हिसाब से। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करता, क्या पता ऐसे करके निकल के चले जाए, क्या पता ऐसे करते हुए निकल के चले जाए, डिपेंड नहीं करता, नॉन यूनिफॉर्म कैसे भी चेंज हो सकता है। तो ये था पूरा आपका मोशन वाला चैप्टर जो हमने खत्म कर दिया है आज वन शॉट के अंदर। उम्मीद है आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आई होगी, बहुत सारे हमने डेली लाइफ एग्जांपल लेके समझाए, अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन हुआ है। कुछ जरा सा भी डाउट रह गया होगा, रह तो नहीं रहा होगा, फिर भी कमेंट सेक्शन खोला भाजक करो। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा आपके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को लेकर। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।